हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग कंप्यूटर विज्ञान में कक्षा 10 का मॉडल पेपर हल करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज मॉडल पेपर 1 की शुरुआत हम लोग करते हैं इस वीडियो से। मॉडल पेपर 1, ठीक है, ये हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं इसकी। धीरे धीरे हम लोग हर एक चीज़ के बारे में समझेंगे। मॉडल पेपर हल करने से पहले एक चीज़ ये जानिए कि जब हम मॉडल पेपर हल करते हैं या इसको हम कर रहे हैं तो एज इट इज इसको हम ये समझें कि बोर्ड की परीक्षाओं की तरह से ही हम इसको क्या करना है, कॉपी पे लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला हमको जो कॉपी हमारी है, कॉपी मान लिया ये कॉपी हमारी है। पहले ये कॉपी इस तरह से आती थी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ हमने 1 इंच का मैक्सिमम मार्जिन ले लिया, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर तो हमारा ये रहता ही है मार्जिन पेज का, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो मान लिया हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 या प्रश्नोत्तर संख्या 1 तो जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, या यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1। ठीक है, अब जो भी आंसर है उसका आंसर हम लिखेंगे, फिर आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2। अब ये मान लिया ऐसे हम लिख रहे हैं क्रमशः, किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमको क्या करना है, क्रमशः लिखना है। अब यही क्वेश्चन अगर क्वेश्चन जो आंसर है ये मान लिया हमारा एक ही होता है, तो हम यहाँ लिखते हैं आंसर नंबर 1 फॉर्मेट में। और इसका अगर भाग ए है तो ए बी सी डी ई, ये 5 है तो पांचों का हम क्रमशः ऐसे आंसर लिख देंगे। कॉपी लिखने का मतलब कि कॉपियां इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिनर एक बार देखे तो वो लगे कि हाँ इस लड़के ने कुछ बढ़िया किया हुआ है, और उसको पूरे में पूरे अंक देने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है, अब शायद ये कॉपियां हमारी बोर्ड की सुनने में आ रही है कि इस तरह से ना होके ऐसे आएंगी वर्टिकल में, ऊपर से नीचे तक। तो इसमें भी वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रजिस्टर की जैसे ये कॉपियां हो जाएंगी। अब इसका एक सीधा फंडा है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं सीधे पेज में। ठीक है, इसमें क्या था कि पेज हमारे भर जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों का आंसर इस प्रकार की कॉपियों में दे सकते हैं। और जो भी लिखेंगे प्रश्न वो क्या होगा, कंटिन्यूअस लिखेंगे, कंटिन्यू करके, यानी कि एक भी प्रश्न अल्टरनेट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हम उसको अल्टरनेट करके लिखेंगे, लेकिन अगर हमको ये मालूम है कि इस प्रश्न का आंसर हमको 4 लाइन में हम लिख लेंगे, तो वो 4 लाइनें छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को उसी के, मान लिया ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, हमको मालूम है कि ये क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा, लेकिन हो सके बाद में हम इसको कर लें, याद आ जाए, तो हम ऐसे क्वेश्चन के लिए 4 लाइनों को छोड़ के फिर अगले हम प्रश्न का आंसर देंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि ज़्यादा हम प्रश्नोत्तर लिखते समय ज़्यादा लाइनों को ना छोड़ें, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये संभव हो कि जो प्रश्न आए पहले उन्हीं को हल करें, उसके बाद से बाकी को स्टार्ट करें, आगे की तरफ ले चलें। ठीक है, चलिए। और बच्चे कापियां लिखते समय यही सब कुछ चीजें गड़बड़ कर देते हैं, जिससे उनका नंबर क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी खंड में कुल 20 प्रश्न होते हैं। ठीक है, वो कुल टोटल नंबर जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट का क्या है, 30 नंबर प्रोजेक्ट हो गया, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी हो गया, प्लस 70 नंबर आपका रिटन एग्जामिनेशन का हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है ये 30 नंबर तो स्कूल द्वारा दिया जाता है, 20 नंबर के प्रश्न हमारे क्या होंगे, OMR शीट पे लिखे जाएंगे। OMR शीट हमको अलग से मिलती है जिसपे इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, विकल्प दिया होता है
ए बी सी डी, ये 4 विकल्पों में किसी एक को हमको क्या करना होता है, जो विकल्प सही होता है उसको गोला करना होता है, ऐसे OMR से। ठीक है, तो बाकी ये जो बचा हमारा 70 नंबर 70 नहीं 50 नंबर 50 नंबर, तो 50 नंबर में हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 1 नंबर से लेके 6 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है मैक्सिमम वो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर नहीं होते हैं, 4 नंबर और फिर 8 नंबर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो ये पहले हम OMR शीट वाला देखते हैं, बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी घोषणा सी द्वारा समर्थित नहीं है, सपोर्टेड नहीं है। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है स्ट्रिंग str कामा, दूसरा दिया हुआ है चर str सेमीकोलन, तीसरा दिया हुआ है फ्लोट str 3e2 और चौथा दिया हुआ है दोनों a और c, मीन्स इसको हम a और b और c में ले लें, a b c d, a और c, ये विकल्प दिया हुआ है। तो एक चीज हम देखिए ध्यान देते हैं, तो स्ट्रिंग को जब भी हम लिखते हैं तो डायरेक्ट क्या होता है, स्ट्रिंग हमारा कैरेक्टर एरे के माध्यम से लिखा जा सकता है, पॉइंटर के थ्रू लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ जो है पहला वाला जो ऑप्शन है ये डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखा हुआ है, जबकि स्ट्रिंग हम डिक्लेयर करेंगे तो स्ट्रिंग में एरे की सहायता से ले सकते हैं। ये हमारा सही है, कैरेक्टर एरे हो गया पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, ये भी सही है, स्ट्रिंग का हमने दे दिया मैक्सिमम लेंथ या जो भी है, यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये नहीं दिया गया, तो इसका जो विकल्प होगा ये क्या होगा, हमारा सही होगा। ठीक है, इसको आप वो करें। फिर इसी में लॉजिकल या रिलेशनल एक्सप्रेशन का परिणाम क्या होता है, दूसरा प्रश्न है। ये पहला हो गया, दूसरा कह रहा है कि लॉजिकल या रिलेशनल का परिणाम क्या होता है। तो लॉजिकल के इसमें विकल्प दिए हुए हैं कि ट्रू या फॉल्स, बी दिया हुआ है 0 तथा 1, सी दिया हुआ है यदि एक्सप्रेशन असत्य है तो 0, और यदि एक्सप्रेशन सत्य है तो 1 तथा असत्य है तो 0। ठीक है, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो ट्रू और फॉल्स होता है, लेकिन हमारा क्या होता है, जो मान होता है, कह रहा है कि पूछ रहा है कि रिलेशनल एक्सप्रेशन का परिणाम क्या होगा, आउटपुट क्या मिलेगा। तो जो इसका आउटपुट मिलेगा वो 0 तथा 1 के रूप में मिलेगा, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन हमारा है ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर, तो लॉजिकल में क्या होती है, तुलना होती है, रिलेशनल में भी क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सिंबल्स होते हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। तो जब रिलेशनल ऑपरेटर में हमारा परिणाम सही होता है, जैसे मान लिया ए ग्रेटर देन बी किया, ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू क्या है 3 है, तो ये 5 क्या है 3 से बड़ा है, तो जो इसका आउटपुट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, हमारा 1 मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये परिणाम क्या हो गया, हमारा सत्य हो गया। उसी तरीके से लॉजिकल में भी यही चीजें होती हैं। अब लॉजिकल में एंड, आर और नॉट, ये 3 ऑपरेटर होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू इसको हमारा 0 और 1 के रूप में प्रेजेंट रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एल्स तथा स्विच स्टेटमेंट है, इफ एल्स तथा स्विच
स्टेटमेंट है। तो इफ एल्स कह रहा है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ब्रांचिंग, लूपिंग, तीसरा है जंपिंग और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे इफ इल्स एंड स्विच, इसमें क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का शर्त दिया होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, एक कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया। और कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ इल्स यानी कि इसके दो भाग हो गए, एक कंडीशन हो गया, इसके दो भाग हो गया, तो शर्त सही हुआ, नहीं तो क्या हुआ, असत्य हो गया, नो हो गया। तो इसके लिए हम लोग इफ इल्स का प्रयोग करते हैं। तो जब कंडीशन सही होता है तो इफ वाले स्टेट पार्ट में एग्जीक्यूट होता है, असत्य होता है तो क्या होता है, इल्स वाले पार्ट में एग्जीक्यूट होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखेंगे। तो ये हमारा ब्रांचिंग, जो ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट होता है ये सही है, जिसमें हमारे दो भाग होते हैं, इफ इल्स तथा स्विच। तो कंट्रोल स्टेटमेंट यहाँ हम आपको समझा दें कि होते क्या हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट तीन प्रकार के होते हैं, ब्रांचिंग, लूपिंग और जंपिंग। तो ब्रांचिंग में क्या हो गया, ब्रांचिंग में हो गया इफ इल्स और स्विच, ठीक है। दूसरा हो गया लूपिंग। तो लूपिंग में तीन तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और तीसरा जो है डू व्हाइल लूप। ठीक है, ये क्या है, हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये सी प्रोग्राम के कंट्रोल स्टेटमेंट है। और जंपिंग होता है तीसरा जो है, क्या है, जंपिंग। तो जंपिंग में क्या क्या होता है, गो टू, कंटिन्यू और ब्रेक। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है सीधे सीधे कि इफ इल्स तथा स्विच स्टेटमेंट है किस प्रकार के हैं। तो इफ इल्स और स्विच किसके अंतर्गत आते हैं, ब्रांचिंग। ऐसे ही अगर पूछ दे कि व्हाइल और फॉर किस स्टेटमेंट के अंतर्गत आएंगे, व्हाइल और फॉर किसके अंतर्गत आएंगे, लूपिंग के अंतर्गत। कंटिन्यू या ब्रेक किसके अंतर्गत आएगा, तो कंटिन्यू और ब्रेक जंपिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कह रहा है कि डिफॉल्ट कीवर्ड किसमें प्रयोग किया जाता है। चौथा, डिफॉल्ट कीवर्ड किसमें प्रयोग किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, गो टू, बी है इफ इल्स, सी है क्लास और डी है स्विच। तो ये जो है डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ये हमारे केस के अंतर्गत आता है। जो हमारा आंसर है स्विच, ये जो हमारा है स्विच केस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको लिखते कहते हैं, जैसे मान लिया प्रारूप लिख रहा है स्विच का, तो स्विच और इसमें हम देते हैं एक्सप्रेशन या कंडीशन। ठीक है, केस वैल्यू 1 सेमीकोलन ब्रेक, फिर केस वैल्यू 2, इसका स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, और ये भी क्या हो गया, स्टेटमेंट, और फिर ब्रेक। इस तरह से हम जितने चाहे केस बना सकते हैं। और लास्ट में जो वैल्यू आती है वो कहाँ आती है, हमारी डिफॉल्ट में आ जाती है। और डिफॉल्ट में कॉलन
ये कॉलन चिन्ह होता है, ठीक है। और स्टेटमेंट की समाप्ति सेमीकोलन से करते हैं, तो कॉलन। अब डिफॉल्ट में जो मान लिखेंगे वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो स्विच में हमारा क्या होता है, डिफॉल्ट। तो ये हमारे किस में हो गया, डिफॉल्ट में हो गया, ठीक है। पांचवा कह रहा है कि सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल को कहा जाता है, सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल को कहा जाता है। तो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल को क्या कहा जाता है, दिया है फंक्शन, दूसरा है आपका क्लास, सी है इफ एल्स, और डी है एरे। तो सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल यानी कि जिसमें स्क्रिप्ट होता है, तो स्क्रिप्ट हमारा किस में तैयार किया जाता है, एरे में तैयार करते हैं, जैसे इंट, नम और 5। तो ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर, यही हमारा क्या होता है, स्क्रिप्ट के रूप में जाना जाता है। जब हम लोग लिखते हैं तो इसकी इंडेक्सिंग बनती है और ये इंडेक्स नंबर कहे जाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 0 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे एक चीज बहुत ध्यान देने की बात है, ये तो हो गया कि सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं, एरे कहते हैं, क्योंकि इसमें स्क्रिप्ट के माध्यम से लिखा जाता है। ये हो गया। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एरे क्या पहला लोकेशन कहाँ से शुरू होता है, स्क्रिप्ट कहाँ से शुरू होती है। तो एरे की जो फर्स्ट स्क्रिप्ट शुरू होती है वो क्या होती है, 0 पोजीशन से शुरू होती है, ठीक है, यानी कि 0 नंबर से शुरू होती है। और अंतिम लास्ट जो लोकेशन होता है, लास्ट लोकेशन जिसको हम एनवी लोकेशन भी कहते हैं, एनवी लोकेशन एरे का, एरे का एनवी लोकेशन कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। तो एरे का एनवी लोकेशन जो होगा वो क्या होगा, n-1 हो जाएगा। और एरे का जो पहला स्क्रिप्ट शुरू होता है वो किस पोजीशन से शुरू होता है, 0 से, ठीक है। तो ये चीज हो गया। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं ताकि अन्य क्वेश्चन भी इसमें क्या हो, हमारे जो आने वाले हों वो भी हमारे रिपीट होते चले, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लग रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। छठवां कह रहा है कि चर 8 CHAR चर एरे 8 में डिक्लेयर एरे कितने एलिमेंट्स स्टोर करता है, 8 में डिक्लेयर एरे कितने एलिमेंट्स स्टोर करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम अब देखिए यहाँ पे जो इसका इंडेक्स नंबर दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 8। तो इसका ऑप्शन कितना दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है A 5, B 8, C 4, D 9। तो अब यहाँ पे हमारे स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, 8। तो ये मैक्सिमम कितने नंबर स्टोर करेगा, 8। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, गोला कर देंगे, ठीक है। सातवां कह रहा है कि एक सी फंक्शन एक समय में कितने वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो एक सी फंक्शन जो होता है, सी फंक्शन एक समय में कितने वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में दिया है 5, केवल एक मान
केवल एक मान, बी अधिकतम 2 मान, सी अधिकतम 3 मान और डी अधिकतम 8 मान। ठीक है। अब देखिए, जब हम फंक्शन से रिटर्न कराते हैं तो रिटर्न में क्या लिखते हैं, रिटर्न ब्रैकेट में, तो इसमें क्या होगा, केवल एक वैल्यू, एक मान ही रिटर्न किया जा सकता है। तो एक समय में फंक्शन क्या करता है, केवल एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 7 का। 8वां क्या कह रहा है, एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग की वैल्यू को जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं। एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग के वैल्यू को जोड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ए विकल्प में दिया हुआ है टारगेट स्ट्रिंग, बी सोर्स स्ट्रिंग, सी अपेंड स्ट्रिंग और डी डुप्लीकेट तो एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ना जो होता है, ये क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में जोड़ना स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कहलाता है। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन जिसका सिंटैक्स होता है str स्ट्रिंग 1 कामा स्ट्रिंग 2 और सेमीकोलन। तो अब यहाँ देखिए कह रहा है कि जब एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में जोड़ेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा। तो पहला है हमारा टारगेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो टारगेट स्ट्रिंग को ही हम जोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वही हमारा क्या होता है, टारगेट सोर्स होता है, सोर्स को ही हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब यहाँ क्या है, स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 2 क्या होगी, जुट जाएगी। ठीक है, सोर्स स्ट्रिंग जो है वो क्या है, जहां से हमको जोड़ना है। ठीक, अपेंड मतलब कुछ हमने लिखा हुआ है उसमें जब जोड़ते हैं लास्ट में एट द एंड तो उसको अपेंड कहते हैं। और डुप्लीकेट बनाना माने कॉपी करना, तो ये नहीं होगा। तो हमारा जो टारगेट स्ट्रिंग है, टारगेट स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग 2 को हम किस में जोड़ रहे हैं, स्ट्रिंग 1 में जोड़ रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं टारगेट स्ट्रिंग। तो ये हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, टारगेट स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, str सिंटैक्स में स्ट्रिंग 1 में क्या होगा, स्ट्रिंग 2 क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे मान लिया str1 हमने लिया है हेलो, एक स्ट्रिंग ये हो गया। str2 हमने लिया है वेलकम, और हमने सिंटैक्स ये लिखा हुआ है। तो स्ट्रिंग 1 में क्या टारगेट हमारा क्या है, वेलकम, ये इसमें जुड़ जाएगा। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो गया। ठीक है, नवा क्वेश्चन कर रहा है कि str कैट का सही प्रारूप क्या है। strn कैट का सही प्रारूप क्या है, A B C D। str n कैट
str1 कामा n कामा str2, strn कैट n कामा 1 2, strn कैट स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 कामा n, और ये सेट। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रॉब्लम। तो अब यहाँ हम देखेंगे, कह रहा है कि str n ध्यान दीजिएगा, n कैट माने स्ट्रिंग में n कैरेक्टर्स को जोड़ा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, n कैरेक्टर्स को जोड़ने का काम करेगा, तो str n कैट फंक्शन। तो इसके लिए जो विकल्प सही होगा हमारा वो क्या होगा, सी सही होगा, n स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 और इसमें क्या लिखेंगे, कामा n। ठीक है, तो सी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम str कैट कर रहे हैं, तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था str कैट, तो str कैट क्या करता है, एक स्ट्रिंग में दूसरे स्ट्रिंग को जोड़ता है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, n कैरेक्टर को क्या करेगा, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, 10 उस यूनियन का आकार क्या होगा, उस यूनियन का आकार क्या होगा, क्या होगा जिसमें 4 बाइट इंटीजर और 2 बाइट कैरेक्टर शामिल है। कैरेक्टर शामिल है, तो ए दिया है 4 बाइट, बी है 6 बाइट्स, सी है 2 बाइट्स और डी है 8 बाइट्स। तो हमारा ये जो 4 बाइट इंटीजर है यही क्या होगा, इसमें जोड़ा जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, इसके डिटेल को जानने के लिए आप लोग यूनियन वाले पार्ट्स को देख सकते हैं जिसमें स्ट्रक्चर और यूनियन को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 बाइट, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 सी में वेरिएबल के साथ प्रयोग करने पर, सी में वेरिएबल के साथ प्रयोग करने पर एम्परसेंट ऑपरेटर क्या करता है, क्या करता है। अब इसके विकल्प में दिया हुआ है कि यह बिटवाइज आर ऑपरेशन करता है, इसका प्रयोग पॉइंटर घोषित करने के लिए किया जाता है, यह वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, यह वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है। तो ये जो है एम्परसेंट क्या करता है, वेरिएबल का एड्रेस, वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, स्टोर करता है। तो इसका जो सी विकल्प है वो सही है। ठीक है, डी विकल्प सही है, यानी कि वेरिएबल का एड्रेस 2 होते हैं पॉइंटर में, एक होता है स्टार, ठीक, ये क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है, इसके मान को, और ये होता है, क्या करता है, एड्रेस, यानी कि जो मेमोरी एड्रेस होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हम लोग लिखते हैं सी भाषा में, तो लिखते हैं स्कैनएफ, तो यहाँ मान लिया कोई एक वेरिएबल है, तो %d एम्परसेंट ए, तो जो एम्परसेंट ए का मान देंगे
वो कहीं ना कहीं किसी मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर होगा, तो ये उसी को डिनोट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गया, तो एड्रेस को स्टोर करेगा। फिर 12, क्वेश्चन नंबर 12, सी में पॉइंटर के साथ प्रयोग करने पर ऑपरेटर क्या करता है। कह रहा है कि सी में पॉइंटर के साथ प्रयोग करने पर ऑपरेटर क्या करता है। क्या करता है, यह गुणन करता है। पहला विकल्प दिया है यह गुणन करता है, फिर दिया है यह पॉइंटर वेरिएबल घोषित करता है, यह पॉइंटर में संग्रहित मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है, और यह पॉइंटर द्वारा बताए गए मेमोरी पते पर संग्रहित वैल्यू को स्टोर करता है। तो ये सही है, डी ऑप्शन जो है, यह मेमोरी यह पॉइंटर द्वारा बताए गए यह पॉइंटर द्वारा बताए गए मेमोरी पते पर संग्रहित वैल्यू को एक्सेस करता है। ठीक है, कह रहा है कि पॉइंटर द्वारा बताए गए मेमोरी एड्रेस पर संग्रहित वैल्यू को एक्सेस करता है। अब कैसे, जैसे मान लिया हमने कोई मान ले लिया a = 5, ये हो गया, यह किसी न किसी मेमोरी एड्रेस पे रखा होगा और इसका मान हमने ले लिया 5, a = 5, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये इसका एड्रेस हो गया, ये क्या हो गया, इसका एड्रेस हो गया, और ये क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई, और ये क्या हो गया, इसका वेरिएबल हो गया हमारा वेरिएबल। तो जो स्टार ए होगा वो क्या होगा, 5 होगा, और एम्परसेंटेज जो होगा वो क्या होगा, 1002 मेमोरी एड्रेस को, तो एड्रेस को डिनोट कर रहा है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, और ये क्या कर रहा है, स्टार की पॉइंटर द्वारा बताए गए मेमोरी पते पर कि किस पते पे कौन सी वैल्यू है, कौन सा है, संग्रहित वैल्यू को एक्सेस करता है। तो जो विकल्प डी दिया गया है ये हमारा विकल्प सही है। बहुत बड़े बड़े विकल्प दिए हुए हैं, इस नाते सभी को नहीं लिखा है हमने और इसको लिख दिया। चलिए 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस प्रकार की फाइलें एफ ओपन द्वारा उपयोग करके ओपन की जा सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, किस प्रकार की फाइलें एफ ओपन द्वारा ओपन की जा सकती है। फाइल दिया हुआ है a.db b.bin c.c और डी दिया हुआ है ये सभी। ठीक है, तो कह रहा है एफ ओपन फंक्शन होता है, फाइल का ये क्या है, फंक्शन, फाइल खोलने का फंक्शन। तो फाइल खोला जाता है तो फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। इसके लिए मान लिया हमने फाइल पॉइंटर लिया fp, ठीक, और फाइल पॉइंटर पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं, फाइल *fp, ये हो गया, तो फाइल हमारा हो गया। अब fp में हम ओपन करेंगे, एफ ओपन
तो यहाँ हम लिखते हैं फाइल नेम। ठीक, फाइल नेम हो गया। तो फाइल नेम को एक्सटेंशन नेम के साथ लिखा जाता है। तो एक्सटेंशन नेम हमारा कोई भी हो सकता है और फिर उसको क्या लिखते हैं, मोड, कि किस लिए फाइल को हम खोल रहे हैं। तो जो फाइलें हैं db bin ये .c, ये सभी फाइलें ओपन हो सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये सभी। ठीक है, ये सभी। फिर 14 नंबर, 14 नंबर का प्रश्न। चौदह नंबर का प्रश्न ये ऑब्जेक्टिव टाइप का कह रहा है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, इसमें जो ऑब्जेक्ट दिए, पहला दिया हुआ है समस्या को हल करने में लगने वाला समय कम कर देता है, बिल्कुल सही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। फिर सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। फिर सोचने की क्षमता होने से काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, बिल्कुल सही है। और डी, उपरोक्त सभी। तो जो इसके ऑप्शन हो जाएंगे कि इंटेलिजेंस का लाभ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ है वो क्या है, सभी है, सभी है, सभी हैं। यानी कि समस्या को हल करने में लगने वाले समय को भी क्या करता है, कम करता है, सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है, सोचने की क्षमता होने से काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसके तीनों ऑप्शन क्या है हमारे, सही है। 15वां कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एआई एजेंट के रूप में प्रदर्शन में सुधार करता है। 15 क्वेश्चन, एआई एजेंट के रूप के प्रदर्शन में सुधार करता है। निम्न में से कौन एआई एजेंट के प्रदर्शन में सुधार करता है। विकल्प दिया हुआ है समझना, सीखना, अवलोकन करना, और डी कह रहा है ये सभी। ठीक है, तो एआई एजेंट के प्रदर्शन का क्या करता है, कर सुधार कर सकता है। तो यहां हम क्या करते हैं, एआई के माध्यम से समझना तो ठीक है, सीखना, सबसे बड़ी बात क्या होती है, सीखना, किसी चीज को लर्न करना। ठीक है, ये अंडरस्टैंड हो गया, ये लर्न करना। तो लर्निंग जो है हमारा, यही इसका क्या करता है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रदर्शन में सुधार करने का काम करता है लर्निंग, सीखना। फिर है 16वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि ड्रोन का कौन सा भाग उड़ान के दौरान उसे स्थिर रखने के लिए उत्तरदायी होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है ड्रोन का कौन सा भाग उसे उड़ान के दौरान उसे स्थिर करने में उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। विकल्प क्या है, ए प्रोपेलर, बी लैंडिंग गियर, सी कैमरा, डी जीपीएस सिस्टम, जीपीएस मॉड्यूल। ठीक है, अभी इसको समझते हैं हम लोग क्या चीजें हैं। तो कह रहा है कि उड़ान के दौरान
उसे स्थिर करने में उत्तरदायी है, यानी कि स्थिर रखने में सहायता करता है। तो लैंडिंग गियर से तो कोई मतलब है नहीं इसका, तो ये तो विकल्प होगा नहीं। कैमरे का भी कोई रोल नहीं है, ठीक, स्थिर रखने में। जीपीएस मॉड्यूल का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, पता को दिखाने का काम करता है। तो ये जो प्रोपेलर होते हैं, ये क्या होते हैं, पंख होते हैं, इसके विंग्स होते हैं, विंग्स चारों ओर लगे होते हैं। अगर कई प्रकार की ड्रोन होते हैं, ठीक है, सिंगल रोटर ड्रोन, मल्टी रोटर ड्रोन, तो ये जो पंख होते हैं इसके, ठीक है, जो लगे होते हैं, यही क्या करते हैं, इसको स्थिर रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसका विकल्प हो जाएगा हमारा क्या आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का ए, प्रोपेलर, ठीक है। सत्रह नंबर क्वेश्चन, ड्रोन को संचालित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रिमोट कंट्रोल डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो संचालित करने के लिए रिमोट कंट्रोल ड्रोन को संचालित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रिमोट कंट्रोल क्या कहा जाता है। ए, जॉयस्टिक, बी, टोटोमीपिलर, सी, टोस्टर, और डी, प्लंजर। अब देखिए चार विकल्प दिया हुआ है, तो कह रहा है कि रिमोट कंट्रोल डिवाइस को क्या कहा जाता है। रिमोट कंट्रोल यानी कि जो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो एक डिवाइस का नाम आपने सुना है जो गेम खेलने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक में क्या होते हैं, हैंडल लगा होता है जो लेफ्ट राइट अप और डाउन करने का काम करता है। तो इसमें भी यही काम होता है जॉयस्टिक का। तो विकल्प ए क्या है हमारा, सही है, संचालित करने का काम करता है, ठीक है। लेफ्ट राइट या घुमाने का, हम रिमोट लिए रहते हैं हाथ में, डिवाइस होती है जिसमें से बटन लगे होते हैं और उसको हम आगे पीछे ऊपर नीचे करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल करने का काम करता है, उसको जॉयस्टिक कहा जाता है, ठीक है। बाकी ये विकल्प हमारे गलत है। ये नंबर 17 हो गया। 18 कह रहा है कि ई पेमेंट सिस्टम में डिजिटल वॉलेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। डिजिटल वॉलेट का प्राथमिक उद्देश्य, ई पेमेंट सिस्टम में डिजिटल वॉलेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उद्देश्य पहला दिया है ए, भौतिक नकदी स्टोरेज, बी दिया है ऑनलाइन पेमेंट करना, सी दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित रखना, और डी दिया हुआ है भौतिक
जांच भेजना। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि भौतिक नकदी स्टोरेज, ऑनलाइन पेमेंट करना, क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित रखना, भौतिक जांच भेजना। तो अब यहाँ कह रहा है कि डिजिटल वॉलेट। ठीक है, वॉलेट जो होता है, तो हम वॉलेट में क्या करते हैं, वॉलेट में कुछ ना कुछ मनी स्टोर कर देते हैं, पैसा डाल लेते हैं, और जब वो पैसा हमारा वॉलेट में आ जाता है तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि पेमेंट करने में हमारी सुविधा हो जाती है, ऑनलाइन पेमेंट करने में हमारी क्या हो जाती है, सुविधा होती है। तो जो हमारा विकल्प सही है कि बी, ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, पेमेंट करने में सुविधा करेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया प्राथमिक उद्देश्य। चलिए 18, 19, प्रश्न संख्या 19 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सी आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली ई पेमेंट विधि नहीं है। ई पेमेंट विधि नहीं है, निम्न में से ई पेमेंट विधि नहीं है। क्या है, ए कह रहा है पेपैल, बी बिटकॉइन, सी क्रेडिट कार्ड, और डी पोस्टल मनी ऑर्डर। ठीक है, चलिए अभी देखिए, कह रहा है कि ई पेमेंट सिस्टम, ऐसे पेमेंट सिस्टम जो इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हो। किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हो। ऐसे पेमेंट ऑनलाइन होते हैं, ठीक है, घर बैठे ही होते हैं। तो जब हम घर बैठे करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से करेंगे, तो इसमें ये तीनों पेपैल, बिटकॉइन और क्रेडिट कार्ड, ये तीनों ऑनलाइन सिस्टम हो गया। जबकि पोस्टल ऑर्डर जो मनी ऑर्डर है, ये हमारा डाक के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, डाक विभाग से, पोस्ट ऑफिस से भेजा जाता है, तो ये पोस्ट ऑफिस से भेजा जाता है। तो ये जो है, ये हमारा क्या है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, विकल्प हो गया। बाकी ये सब क्या है, बिटकॉइन क्या होती है, हमारी करेंसी होती है। क्रेडिट कार्ड एक हमारा क्या है, बैंकों द्वारा दिया गया कार्ड होता है। ठीक है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड में हम तभी भुगतान कर सकते हैं जब हमारे अकाउंट में पैसा हो। जबकि क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि इसमें बैंक द्वारा लिमिट दे दिया जाता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जैसा आपका लिमिट होगा। तो ये हम क्रेडिट 1 महीने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, उससे भुगतान कर सकते हैं, और फिर उसको पेमेंट करके अपना क्रेडिट आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वैसे बिटकॉइन है, पेपल्स है, ये सब हमारे भुगतान प्रणालियों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा साइबर सुरक्षा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि डेटा केवल अधिकृत व्यक्तियों या प्रणालियों द्वारा ही पहुंचने योग्य है। कह रहा है कि कौन सा साइबर सुरक्षा सिद्धांत, कौन सा साइबर सुरक्षा सिद्धांत। तो साइबर सुरक्षा सिद्धांत इसमें कह रहा है कि यह सुनिश्चित करता है कि डेटा केवल अधिकृत व्यक्तियों या प्रणालियों द्वारा ही पहुंचने योग्य है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसको लिख देते हैं, प्रश्न को समझ लीजिए इसको। कौन सा साइबर सुरक्षा सिद्धांत ये सुनिश्चित
अधिकृत व्यक्तियों या प्रणालियों द्वारा ही पहुंच योग्य है। पहला ए उपलब्धता, बी अखंडता, सी गोपनीयता और डी प्रमाणीकरण। ठीक है, तो कह रहा है कि साइबर सुरक्षा, कौन सा साइबर सुरक्षा सिद्धांत की बात कर रहा है कि डेटा केवल अधिकृत तो अधिकृत व्यक्तियों के पहुंचने में कब होगा, जब हम पासवर्ड देंगे और पासवर्ड के द्वारा वो एंटर करके अपने अकाउंट को लॉगिन करेगा। तो जब अधिकृत का नाम आएगा तो पासवर्ड यानी कि गोपनीयता, विकल्प सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पहुंचाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कुल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जिनका आंसर हम लोगों ने देखा। ऐसे ही थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है, लेकिन हम इसके अगले भाग में अन्य प्रश्न का ही आंसर देखते हैं। और बहुत धन्यवाद, इसको आगे बढ़ाइए ताकि अन्य आपके जो मित्रगण हैं, दोस्त हैं अन्य जिलों के, वो भी इसका लाभ ले सकें। चैनल को अधिक से मात्रा में सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।